ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस में हम स्टाइलिंग का कंसेप्ट में कुछ नया कंसेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे। आज हम दो तरीके से कंसेप्ट आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कि आप मॉड्यूल सीएसएस का क्या कंसेप्ट है, और साथ में हम एक स्टाइल्ड कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम हमने रखा है स्टाइल इन रिएक्ट, जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी फोल्डर है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे ही ओपन विथ कोड हम करते हैं तो ये हमारा वीएस कोड को ओपन करता है, और इस वीएस कोड के अंदर में सारा काम हमें करना है। लेकिन आज मॉड्यूल सीएसएस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था इनलाइन किस तरीके से यूज़ करना है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरीके से यूज़ करना है, और क्या क्या डिफरेंसेस है नॉर्मल सीएसएस और रिएक्ट में। आप सीएसएस स्टाइलिंग करते हैं तो क्या डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। और अभी हम लोग कुछ मॉड्यूल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही टर्मिनल हमारे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक हम प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे npm create wait at latest, और जस्ट एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया प्रो 1, और प्रो 1 नाम दिया दोनों ही का। और यहाँ पे आप रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओ एक्स लिंट होगा और यस कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रो 1 जो है ये हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, और प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। चलिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, और साथ में हमें एक लिंक भी मिल चुका है, और इस लिंक को आप डायरेक्टली इसी लिंक के थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप सिंपल सा जो प्रोजेक्ट है ये आपके सामने में दिखा रहा है। कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए, अब हमें जो सीखना है, जो जो कंसेप्ट, उसको अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसआरसी जो फोल्डर है इसके अंदर में ऐप डॉट जी एस एक्स जो है, और इसी ऐप डॉट जी एक्स एक्स के अंदर में सारा काम हमें करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से करें कि एक खुद का कंपोनेंट पहले हम बनाते हैं। तो यहाँ पे एसआरसी पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लें, जिसका नाम आप दे देते हैं सपोज होम डॉट जे एस एक्स, हमने नाम दे दिया है। और यहाँ पे हम जस्ट एंटर हम करते हैं, और फिर यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम हमने दे देना है यहाँ पे होम, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न राउंड ब्रैकेट, लास्ट में सेमी कॉलन, एंटर करना है, और यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज़ आप करेंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पे कर देना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हमारा नाम है होम को। बस इसको सेव कर लीजिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इस ऐप में पहले से जो कुछ भी कहानी लिखा है इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे होम वाले को रख दिया है, बट यहाँ पे होम की जगह पे आप ऐप लिखते हैं, और एक्सपोर्ट में भी आप यहाँ पे ऐप को लिखते हैं। बस हो गया, इतना सारा काम करना है आपको। और अब यहाँ पे हमें होम को रेंडर करवाना है, तो आप सिंपल तरीके से होम को किस तरीके से आप रेंडर कराते हैं, तो यहाँ पे आप जस्ट आपको लिखना होता है होम, और सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे। और एक चीज़ और आपको करना होगा, मेन डॉट जी एस एक्स में आके इंडेक्स डॉट जो सी एस एस है इसको हम फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा। यहाँ पे डिलीट करने के बाद हमने ऐप यहाँ पे है होम डॉट जे एस एक्स में, हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा ही नहीं था, इसलिए हमें आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा था। हमने एक एच वन टैग ले लिया है, और मैंने लिखा है क्या, इट्स होम पेज। बस इसको हम सेव करते हैं, और आउटपुट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एकदम सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है कि मॉड्यूल सीएसएस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल सीएसएस को आप किस तरीके से ऐड आप करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर आपको
एक एक्सटर्नल सीएसएस अगर आपको ऐड करना है, तो लास्ट में जो भी चीज़ें मैंने बताया था उसको यहाँ पे शॉर्ट में हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि मॉड्यूल सीएसएस का क्या एडवांटेज है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में अगर एक्सटर्नल सीएसएस बनाना हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक और फाइल हमें लेना होगा जो जिसका नाम होगा एक्सटेंशन सीएसएस होगा। तो इसी भी लोकेशन पे यानी एसआरसी पे ही हम रहेंगे और राइट क्लिक करते हुए एक न्यू फाइल ले लेते हैं जिसका नाम हमने दे दिया होम डॉट सी एस एस। यानी फाइल का नाम वही रखा है बट एक्सटेंशन यहाँ पे सी एस एस हो गया, ताकि समझ में आए कि इसके अंदर हम यहाँ पे स्टाइलिंग का काम यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे आते हुए जो हमने यहाँ पे H1 टैग हमने जो यूज़ किया है, यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है क्लास नेम, राइट। नॉर्मल सीएसएस में क्लास यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करेंगे। और इस यहाँ पे हमने एक लिख दिया है हेडिंग, ठीक है। क्लास का नाम दे दिया है हमने, हेडिंग दे दिया है। अब हमें क्या करना होगा, यही हेडिंग में आप यहाँ पे आप आ जाते हैं, यानी हमारे पास जो यहाँ पे आते हुए आपको क्या यूज़ करना है, आप डॉट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है हमें जनरेट नहीं करना है, एक सेकेंड, होम डॉट सी एस एस। यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से ये ऐप डॉट सी एस एस का हमें यूज़ नहीं करना है, हमारा होम डॉट सी एस एस कहाँ चला जाता है, हाँ। यहाँ पे आपको डॉट यूज़ करते हुए हमें दे देना है हेडिंग, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और यहाँ पे जिस तरीके से सीएसएस में काम करते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे काम करना है आपको। तो हेडिंग कैसा होना चाहिए, हेडिंग का आप चाहते हैं कि कलर जो होगा वो यहाँ पे हो जाना चाहिए हमें वाइट कलर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर जो आप देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया है ब्लू कलर का, ठीक है। बस दो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। क्या अभी आउटपुट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा? तो आंसर है कि नहीं करेगा, क्योंकि हमें दोनों को लिंक भी तो करना होगा, हमने तो लिंक किया नहीं है। लिंक कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको यानी होम डॉट जे एस एक्स फाइल में आना है। यहाँ पे आपको लिखना होता है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोट लिखना है, डॉट लिख के स्लैश लिखेंगे और फिर लिखते हैं क्या, होम डॉट सी एस एस। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इट्स अ होम पेज प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया था, इमेज वगैरह पे काम किया था। अभी हम उतना कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सी एस एस सब कुछ सेम है, इसी तरीके से हम नॉर्मल सी एस एस में भी काम करते थे सी एस एस की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है कि क्लास की जगह पे हमने क्लास नेम यूज़ किया है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब क्या करना है आपको कि अगर आउटपुट देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से सेंटर में यहाँ पे अलाइन हो चुका है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्या ये चीज़ में का यहाँ यहाँ पे आप जब काम करें एक्सटर्नल सी एस एस के साथ ऐसा क्या इशू आया कि जिसकी वजह से हमें मॉड्यूल सी एस एस सीखना ज़रूरी पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, इस तरीके से अगर हमने काम किया है और हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लिया है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ऐप डॉट जी एस एक्स में हमने जस्ट होम वाले पेज को रेंडर करवा दिया है। अगर इसी होम के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम कोई टैग हमने डाल दिया, सपोज मैंने H2 टैग एक डाल दिया और मैं लिखता हूँ क्या, इट्स ऐप डॉट जे एस एक्स पेज, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से पेज का ये मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है। अब आप बताइए कि अगर मैं ये H2 टैग में लिखा हूँ, इस पे क्या हमने अभी जो स्टाइलिंग हमने ऐड किया था कि बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए और टेक्स्ट का कलर जो है वाइट होना चाहिए और जो सेंटर में वो टेक्स्ट आना चाहिए, क्या वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? चैट बॉक्स जरूर यूज़ कीजिए, क्या हो सकता है यहाँ पे, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहाँ पे जो है हमने क्या लिखा है, इट्स ऐप डॉट जी एस एक्स पेज, इस वाले पे यहाँ पे हमने जो भी प्रॉपर्टीज सेट किया है आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या कुछ आंसर होना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे मिक्स आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कोई मैंने क्लास नेम तो यूज़ नहीं किया है ना। तो क्लास नेम अगर मैंने यूज़ नहीं किया है
तो आउटपुट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इट्स ऐप डॉट जी एस एक्स पेज सिंपल तरीके से आ रहा है। ये ऊपर वाला जो प्रॉपर्टीज़ है, ये हमने जो भी स्टाइलिंग को ऐड किया है, ये वाला पार्ट इस वाले में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर वही जो हमने क्लास नेम उधर यूज़ किया था, यानी होम डॉट जे एस एक्स में, ये जो क्लास नेम आप देख रहे हैं, ये वाला जो है, अगर मैंने यहाँ पे भी रख दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने जस्ट यहाँ पे ऐड किया, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, राइट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर मान लीजिए कि आपने कुछ कोडिंग आपने होम पे किया और होम वाले को कनेक्ट किया है होम डॉट सी एस एस से, ऊपर आप देख सकते हो कि आपने हमने ऊपर इंपोर्ट भी कर दिया है। लेकिन क्या हमने ऐप डॉट जी एस एक्स में होम डॉट सी एस एस वाले को इंपोर्ट किया है या नहीं किया है? तो आंसर क्या है, आप आके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, होम वाले को हमने क्या रखा है, यहाँ पे होम वाले को रखा है होम डॉट सी एस एस से लिंक नहीं किया है। इस बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने होम डॉट जी एस एक्स के अंदर यहाँ पे जो लिखा है इम्पोर्ट और डबल कोट के अंदर कोलन डॉट देते हुए ये जो लिखा है होम डॉट सी एस एस, क्या ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लाइन है, क्या इसको हमने ऐप डॉट जी एस एक्स में रखा है? तो आंसर है हमने नहीं रखा है। अगर हम नहीं रखा रखा है तो भी वो प्रॉपर्टीज जो होम डॉट सी एस एस में वाला पार्ट था, अगर क्लास का नाम वही आ गया तो यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट कर देता है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इवन आप अगर मान लीजिए मेन डॉट जी एस एक्स की बात करते हैं, इसमें अभी तक हमने कोडिंग नहीं किया। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ऐप को रेंडर करवा रहे हो, लेकिन ऐप के बाद मैंने यहाँ पे भी एक एस थ्री टैग यूज़ कर दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इट्स मेन डॉट जे एस एक्स फाइल, ऐसा एक मैसेज हमने दे दिया है। अब आप बताइए कि अगर यहाँ पे भी मैंने क्लास नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्लास नेम इक्वल्स टू हेडिंग। अब यहाँ पे भी अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे भी वही सेम स्टाइलिंग जो होम डॉट सी एस एस में हमने रखा था, वही वाला पार्ट ऐप डॉट जी एस एक्स को भी मिल रहा है, वही स्टाइलिंग मेन डॉट जी एस एक्स में भी मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हुआ, ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है कि जब भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपने एक सी एस एस फाइल बनाया, लेकिन यही सी एस एस फाइल जो है, अगर इस नाम का आपने क्लास बना दिया है, तो वो ऑटोमेटिक जो है रेंडर हो रहा है, वही चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जबकि हमने ऐप डॉट जी एस एक्स में हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया है। मेन डॉट जी एस एक्स वाले फाइल में भी देखिए कहीं पे भी होम डॉट सी एस एस है क्या, नहीं है। फिर भी ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर रहा है। ये हालांकि हम यूज़ तो कर रहे हैं कौन सा वाला, एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने हमने ये सोच के बनाया था कि देखो हमने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है होम डॉट जी एस एक्स। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लास में भी आपको करके बताया था, तो वहाँ पे इमेज लिया था, डिव लिया था, बहुत सारी चीज़ों को हमने किया था, और उसके लिए मैंने एक अलग से एक एक्स्ट्रा हमने सी एस एस पेज बना दिया था। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये जो होम डॉट सी एस एस है, इसको हम जिस जिस फाइल में इंपोर्ट करेंगे, कहानी वहीं पे बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन ये तो हर पेज में जाके वो चीज़ें कर रहा है, तो ये ग्लोबली इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ऐप में भी दिखा रहा है, मेन में भी दिखा रहा है, होम में तो दिखा ही रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, अगर आप यूज़ करते हैं, कौन सा वाला यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सी एस एस यूज़ करते हैं तो, ठीक है। कल जो था मैंने आपको जस्ट बताया था कि हाँ, कि हमने अलग से बनाया, इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ें हमें इसमें इसमें नहीं जाना चाहिए। हमने जिस भी एक स्पेसिफिक पेज के लिए रखा है, सिर्फ उसी पेज तक ही वो लिमिट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने स्टाइलिंग किया होम डॉट सी एस एस के लिए और वो जो है ऐप डॉट जी एस एस को में भी चेंजेस कर दे रहा है, मेन डॉट जी एस एक्स में भी चेंजेस कर रहा है, फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन आया कि आप मॉड्यूल डॉट सी एस एस यूज़ कीजिए। आपको उसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको चेंज करना है, और वो चेंजेस किस तरीके से होगा उसको आप देखिए। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जो नाम आपने रखा है होम डॉट सी एस एस, यहाँ पे राइट क्लिक आपको करना है, इसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम में होम डॉट सी एस एस ठीक है, बट होम के बाद डॉट है, उसके बाद आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ऐसा कर देना है।
मतलब सब कुछ नाम सेम है, नाम सेम नहीं है, मतलब जो फाइल का नाम था हमने होम डॉट सी एस एस रखा था, बट अब हमने यूज़ किया होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। हमने बीच में एक मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया है। ठीक है। और अगर हमने इस तरीके से अगर ऐड किया है तो थोड़ा सा इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, इसको अभी यहाँ से हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे दिया स्टाइल, कुछ भी दे दिया स्टाइल फ्रॉम। और फिर आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, या आप डायरेक्टली उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंपोर्ट हमने लिखा है और डबल कोट देते हुए स्लैश होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या आउटपुट आपको देखने को मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये किसी में भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो हमने कुछ मिस्टेक यहाँ पे किया है क्या। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हमने लिखा है, और ये सारा चीज़ हम इस तरीके से हमने लिखा है, मॉड्यूल डॉट सी एस एस सब कुछ सही तरीके से लिखा है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है क्या, कि ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट आता है। ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट किस तरीके से यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे स्टाइल फ्रॉम, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्लास नेम इक्वल्स टू, जहाँ पे हमने लिखा था ये इस तरीके से डबल कोट के अंदर में चीज़ों को लिखा था, अब यहाँ से आप डबल कोट तो पहले निकाल दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप रखिए करली ब्रैकेट। यहाँ पे क्या रखेंगे, करली ब्रैकेट। और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाइल डॉट, और फिर हेडिंग इस तरीके से रखते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ जो होम पेज जहाँ पे हमें यूज़ करना था, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट को वो इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। क्या अभी ऐप डॉट जी एस एक्स को दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्या वो मेन डॉट जी एस एक्स को दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो बस ये कंसेप्ट आपको समझाना था, और इसी को हम कहते हैं क्या, मॉड्यूल सी एस एस। तो मॉड्यूल सी एस एस। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन नंबर 1 में जो मैंने लिखा है ना स्टाइल, कि इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, ये जो फाइल का नाम था एज इज हमने रखा हुआ है। स्टाइल की जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्टाइल ही लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, एक्स वाई जेड डॉट हेडिंग। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से आएगा। तो जस्ट मैंने मीनिंगफुल नाम रखा कि हमें इंपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, स्टाइल को इंपोर्ट करना है। कहाँ से स्टाइलिंग आप दे रहे हो, मैंने बताया कि फ्रॉम, इस वाले फाइल से। वो फाइल कहाँ पे है, उस फाइल का नाम हमने दे दिया कि होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस से हमें स्टाइल चाहिए। अब इसका सारा प्रॉपर्टीज जो है स्टाइल नाम के एक वेरिएबल में आ चुका है, एक ऑब्जेक्ट में आ चुका है। और उस ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे स्टाइल लिखते हुए डॉट ऑपरेटर से आप हेडिंग को एक्सेस कर सकते हैं। और ये हेडिंग क्या है, ये हेडिंग भी आप अपने अकॉर्डिंगली नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाम होगा वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। बस इतनी सी कहानी है। तब इससे ये हुआ कि मॉड्यूल लिखने का मतलब ये हो गया कि आप जिस पर्टिकुलर पेज पे उसको आप रखेंगे सिर्फ वहीं पे वो काम करेगा, बाकी में काम नहीं करेगा। और इसलिए हम मॉड्यूल सी एस एस हम रिएक्ट में कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल सी एस एस में ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हमारे पास इनलाइन होता है, एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन दीजिए। इसलिए मैंने एकदम सिंपल सा एक लाइन का एक बस H1 टैग रखा और इसके थ्रू समझाने की कोशिश किया है। प्लीज़ एक बार कंफर्म करें इतना चीज़ समझ में आपको आया, या कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप बताइए ज़रूर। ओके है यहाँ तक, इस चीज़ को समझ पाएँ मॉड्यूल सी एस एस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसको मैं आपके लिए कुछ इस तरीके से मैं सेव करूँगा कि यहाँ पे बस ये दो फाइल को मैं यहाँ पे रख दूँगा कि ये हमारा होम वाला हो गया। और इसके बाद जो दूसरा जो फाइल हमने रखा है ये स्टाइलिंग वाला, ये जस्ट इसको नीचे हमने रख दिया है। इसका नाम हमने हमने क्या रखा है, होम डॉट मॉड्यूल। कंपलसरी तौर पे मॉड्यूल यूज़ करना है, मॉड्यूल की जगह पे कुछ और नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये फाइल हो गया है। ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ, मॉड्यूल सी एस एस। और इसके अंदर में भी नाम दे दिया मॉड्यूल सी एस एस। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं समझने में। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है मॉड्यूल सी एस एस। अब सेकेंड पार्ट आते हैं क्या,
एक और तरीका है यहाँ पे काम करने का, जिसको कि हम कहते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। अब स्टाइल कंपोनेंट्स क्या होता है, देखिए स्टाइल कंपोनेंट्स को यूज़ करने से पहले यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जैसे अभी हमने H1 टैग बनाया, और यहाँ पे H1 टैग का मतलब आप समझते हैं, S2 टैग, पैराग्राफ, ये सारा चीज़ समझते हैं। इसको हमें कस्टमाइज करना हो, अपने अकॉर्डिंगली टैग का नाम अगर देना होगा, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या रूल रेगुलेशंस है, उसको हम काफ़ी डिटेल में हम समझते हैं। लेकिन फिलहाल एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ क्या, कि अभी जो होम पे हम लोग काम कर रहे थे, फिलहाल यहाँ पे होम वाले को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और जो हमारा main.jsx है, इसमें भी जो कुछ भी लिखा हुआ था इसको भी मैं निकाल देता हूँ, और इसको एकदम सिंपल रखता हूँ। और app.jsx में जो होम से कनेक्शन है उसको भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और यहाँ पे हम सिंपल सा रखेंगे एक H1 टैग, और जहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कि हमें सीखना है अभी स्टाइल्ड कंपोनेंट, ये क्या होता है इसके बारे में हमें अभी समझना है। अभी अगर आउटपुट आप देखेंगे तो आपको जस्ट यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट्स प्रिंट करके दिखा रहा है, जो कि हमने app.jsx फाइल में रखा हुआ है। बस अब देखिए, अब कैसे हमें काम करना है स्टाइल के साथ। अब सबसे पहले क्या करना है कि स्टाइल कंपोनेंट अगर आपको यूज़ करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा कि आपको गूगल पे पहले आइए, ठीक है। गूगल पे तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आप एक टाइप करेंगे। टाइप करने से बेटर है, मैं माइक से कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट npm। कुछ और सुन लिया उसने, हाँ सही सुना उसने। देखिए यहाँ पे आ गया स्टाइल्ड कंपोनेंट npm, मैंने सर्च मारा गूगल पे। अब देखिए इसका जो लिंक आपको देखने को मिलता है, ये वाला फर्स्ट लिंक ओपन करके देखें, काम का है क्या। यस, यही काम का, इसी को मैं ढूंढ रहा था। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और npm, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आपको स्टाइल कंपोनेंट जब भी अगर आपको यूज़ करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ से ये जो नीचे आप देख रहे हैं, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, जो भी सिलेक्ट है npm i स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ये हमें कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जो है कॉपी करने का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो ये मतलब जैसे कॉपी कर लेते हैं आप, इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जब भी आप स्टाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसको इंस्टॉल करना होता है। तो हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे देखो, आप दिखा रहा है इंस्टॉल करने का ये कमांड होता है। अब कैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, देखिए इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, कि यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे होम वाले को भी हटाता हूँ, सिंपल रखता हूँ, सिर्फ हम ऐप पे ही काम कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कि सबसे पहले यहाँ पे एक आपको फाइल दिखाता हूँ जिसका नाम है package.json, ठीक है। ये फाइल आपको ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है, क्या क्या स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा आप डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वाले फाइल में आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है package.json। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज अगर देखेंगे, तो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें दो मेन चाहिए होता है, एक रिएक्ट और एक रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम का मतलब होता है एक वर्चुअल डॉम, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में आपको बताया था। ये दो पार्ट आप देखेंगे, डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये ऐड होने का मतलब है कि ये दोनों ही पार्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे इंस्टॉल करना है किसको, रिएक्ट कंपोनेंट को, जो मैंने अभी आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखाया। लेकिन अभी आपका प्रोजेक्ट तो रेड यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये सर्वर चल रहा है, इसलिए आपको ये आउटपुट यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अभी मुझे इस टर्मिनल को, या इस टर्मिनल पे ही हमें कमांड पास करना है इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि इस प्रोजेक्ट को आपको स्टॉप करना होगा। स्टॉप कैसे करते हैं, कंट्रोल C अगर आप यहाँ पे करते हैं, तो आपका जो टर्मिनल है वो स्टॉप हो चुका है। जैसे अगर ये स्टॉप हो चुका है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसको अगर आप रीलोड आप करेंगे, तो देखिए क्या दिखाता है, देखिए आपको बता रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका उधर सर्वर बंद हो चुका है। तो ये कहानी खत्म हो चुका है इसका, ठीक है। तो ये हमारा जो है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिफ्यूज टू कनेक्ट, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है, यानी ये जो यूआरएल है, ये अभी अब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने सर्वर को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। तो स्टॉप करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, कंट्रोल C, कंट्रोल दबा के रखिए और C प्रेस कर दीजिए, बस हो गया बंद। अब मुझे क्या करना है, कि अभी मुझे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको उधर का कमांड कॉपी किया था, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। npm i फॉर इंस्टॉल होता है, और फिर
क्या इंस्टॉल करना है, स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि मैं ऐसे टाइप कर देता आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या हो रहा है, इसलिए मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले गया था। अच्छा, आई की जगह पे आप पूरा चाहें तो इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, मतलब INSTALL ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिपेंडेंसीज पे, देखिए लाइन नंबर 12 पे फोकस कीजिएगा। और लाइन नंबर 12 पे डिपेंडेंसीज बता रहा है, और दो डिपेंडेंसीज उसने ऐड किया है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अगर सक्सेसफुली तरीके से अगर इंस्टॉल हो जाता है तो रिएक्ट कंपोनेंट्स भी, सॉरी स्टाइल्ड कंपोनेंट्स भी आपको यहाँ पे एक और देखने को मिल जाएगा। और जब मैं यहाँ पे एंटर कर दिया हूँ, एंटर मैंने कर दिया है, और अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस चल रहा है। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे रिएक्ट डॉम के नीचे स्टाइल्ड कंपोनेंट भी देखने को मिल जाएगा। अभी आपको लोडिंग यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, जल्दी ही इसको इंस्टॉल कर लेगा। और ये कंपलसरी तौर पे आपको इंस्टॉल करना होगा जब आप स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के थ्रू आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं। इसका एडवांटेज जो है ये हो जाएगा कि आप अभी आप यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है हमारा ऐड हुआ नहीं हुआ, एडेड 10 पैकेज यहाँ पे जो दिखा रहा है, एक बार बंद करके इसको ओपन करूँ तो शायद दिखाए हमें। पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज added 10 package, 2 packages looking for the building, npm found for the details। यहाँ पे सब तो आ गया है, डिपेंडेंसीज, dev dependencies, react dom, npm I styled components। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, बट एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लें। पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे हमें दो ही डिपेंडेंसीज, इसका मतलब कुछ तो इशू तो नहीं आया। npm I स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हमने दे दिया है, npm फाउंड। चलिए ठीक है, देखते हैं। कभी कभी लेट से भी ऐड करता है, बट ऐड तो हो जाना चाहिए था। इसको मैं फिर से एक बार और कर देता हूँ, npm I styled डैश components। पैकेज डॉट, अच्छा यहाँ पे तो नहीं आ गया इसने, अच्छा ये देखिए यहाँ पे अलग से इसने बना के दिया। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पैकेज था, यहाँ पे उसने एक एक्स्ट्रा बना दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे उसने नहीं बनाया, और एक एक्स्ट्रा पैकेज डॉट जेसन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले पे आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन, और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसीज में स्टाइल कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो चुका है, तो बस काम कंप्लीट है। ये इसको देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ अभी सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे मेन डॉट JSX को अभी हटा देंगे। अब देखिए ये काम किस तरीके से करता है, और अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को हमें रन भी करना होगा। रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमने स्टॉप कर दिया था। स्टॉप अगर कर दिया है, आउटपुट अगर आप देखेंगे, इसको रीलोड भी करेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताया था, याद है किसी को क्या कमांड मैंने बताया था? npm run dev, ये कमांड आपको पास करना है अगर आपका सर्वर स्टॉप हो जाता है, और फिर आप एंटर करते हैं। और यहाँ पे आप, सॉरी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, जबकि मेरा जो प्रोजेक्ट है Pro 1 में प्रोजेक्ट हमने रखा हुआ है। Pro 1 आप यहाँ पे देख पाते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, इशू एक चीज़ और आएगा। हमने जो इसलिए हमें पैकेज डॉट जेसन जो है वो अलग क्यों बन गया, इसको भी देख लीजिए। अच्छा हुआ कि इस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे आया, नहीं तो आपको भी अगर उस तरीके से आ सकता था। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को मैंने क्लोज किया था, कंट्रोल C किया था, कंट्रोल C करने के बाद हम जस्ट उस फोल्डर में आ चुके थे। लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट कहाँ पे था, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जो प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी था, स्टाइलिंग इन रिएक्ट में हम लोग थे, और इस फोल्डर में ही डायरेक्टली मैंने क्या किया कि हमने उसको इंस्टॉल कर दिया था स्टाइल्ड कंपोनेंट को। इसलिए उसने एक सेपरेट पैकेज डॉट जेसन बनाया, और फिर इसने यहाँ पे काम कर लिया। बट ये मेरे प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हुआ है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कौन सा है कि यहाँ पे स्टाइलिंग इन रिएक्ट के अंदर में Pro 1 नाम का एक फोल्डर था, और उसी पे हम काम कर रहे थे। यानी Pro 1 जो था हमारा प्रोजेक्ट 1, उस पे हम लोग काम कर रहे थे। और इसलिए Pro 1 के अंदर जो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन था, उसके अंदर
ये चीज़ें क्रिएट नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज जो है, दो ही डिपेंडेंसीज है, और ये ही दो डिपेंडेंसीज हमारे प्रो वन प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा। लेकिन हमने जो भी अभी जो यूज़ किया, यानी अभी जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ये हमारे इस प्रोजेक्ट में मेंशन नहीं हुआ है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अभी जो हमारे पास में, सबसे पहले तो हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो कैसे अंदर जाएंगे, कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। आपको क्या करना है, आपको लिखना होता है CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू, किस में हमें जाना है, हमें जाना है प्रो वन में, प्रो वन के अंदर जाना है। और फिर हम एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम आ चुके हैं, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, स्टाइलिंग इन रिएक्ट, और उसके अंदर हम आ चुके हैं किस पे, प्रो वन में आ चुके हैं। और अब मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल हम यहाँ पे करेंगे npm i स्टाइल्ड कंपोनेंट। अब देखिए अभी जो है ये वाला जो पैकेज डॉट जेसन है, इसका कोई काम है नहीं, इसको आप हटा दीजिए। अभी मेरा वाला जो प्रोजेक्ट है ये वाला है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही डिपेंडेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर ये कमांड देने के बाद फिर अगर हम एंटर करते हैं तो ये इंस्टॉल करेगा। और अभी जो ये वाला जो स्टाइल्ड कंपोनेंट है, ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होना चाहिए, और यहाँ पे दो की जगह पे तीन होना चाहिए। तो अब देखिए ये सही तरीका है। इससे पहले जो मैंने किया था वो माई मिस्टेक, वो इस तरीके से आप गलती मत कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टाइल कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये अब मेरे प्रोजेक्ट में आ चुका है, जो कि है प्रोजेक्ट प्रो वन नाम हमने जो दिया है, उसमें ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर ये आ चुका है तो आपने यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाँ, आपके जो प्रोजेक्ट है उसी के अंदर में तीनों डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और अभी हमने जस्ट ऐप के अंदर में एक मैसेज रखा है H1 का, और यहाँ पे आते हुए इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। npm run dev ये कमांड आपको पास करना है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से एक लिंक देगा, जो कि वही लिंक है। इसको हम रीलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से अब काम कर रहा है। अगर ये प्रॉपर तरीके से अब काम कर रहा है तो अब आपको इस पे हमें कंसेप्ट समझना है कि स्टाइल्ड कंपोनेंट को हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब इसका यूज़ किस तरीके से करना है। सबसे फर्स्ट आपको काम कर क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो भी टैग हम जो लिखते हैं, H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ, इमेज, टेबल, जो कुछ भी आप टैग यूज़ करते हैं, उसको हम कस्टमाइज करके खुद से कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ H1 टैग। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमने H1 टैग की जगह पे मैंने लिख दिया है, मेरा नाम लिख दिया है कुमार, ठीक है। ये भी, अब क्या आप बताएंगे कुमार नाम का कोई टैग है क्या, नहीं है। और उसके अंदर में अगर मैं इसको लिखता हूँ, है ना, इस तरीके से लिखता हूँ, अब बताइए कि क्या ये जो स्टाइल्ड कंपोनेंट है, ये H1 टैग वाला प्रॉपर्टीज जैसा दिखेगा क्या। नीचे भी मैं H1 जो लिखा हुआ था उसको भी मैं लिख देता हूँ। H1 के अंदर में, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया था स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। और यही कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है मैंने। अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट आप देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिखा रहा है। रीज़न क्यों नहीं दिखाया हमें, क्योंकि हमने ये जो कुमार टैग जो हमने बनाया, इस नाम का कोई टैग ही नहीं है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ इस नाम का एक टैग हम बनाने, तो हम कैसे हम बना सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो इसका कैसे हम यूज़ हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे आके सबसे पहले हमने जो कुछ भी इंपोर्ट हमने अभी जो इंस्टॉल किया था, हमने क्या इंस्टॉल किया था, हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट ऐड किया था। तो आपको उसे यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना होगा। आप लिखते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पे आप लिखते हैं स्टाइल्ड, ठीक है, स्टाइल्ड, और एंटर कर दिया। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक ये ले लिया, स्टाइल्ड इनबिल्ट यहाँ पे है। फ्रॉम, ये कहाँ से लिया, स्टाइल्ड कंपोनेंट से लिया, जिसको अभी हमने इंस्टॉल किया था। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते तो ये आपको ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट कर लिया, लेकिन ये इंपोर्ट तभी काम करेगा जब आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इंस्टॉल नहीं किया होता तो ये आपको ऑटोमेटिक ये इंटेलिजेंस में आता ही नहीं, ठीक है। अब ये आने के बाद अब आपको क्या करना है कि रिटर्न में हमने जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर, यानी प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर में आना है। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, कुछ भी यहाँ पे नाम आप जो भी मर्जी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया एक हेडिंग नाम दे दिया मैंने, ठीक है, हेडिंग इक्वल्स टू।
अब आपको यहाँ पे लिखना है स्टाइल्ड, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, H1। तो H1 जो टैग है उसको हम रख रहे हैं किस में, इस हेडिंग वाले में रख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बैकटिक यूज करना है। बैकटिक कहाँ पे होता है, कीबोर्ड में सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में एस्केप बटन जो होता है ESC, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा एस्केप। अगर सिर्फ बिना कंट्रोल प्रेस किए हुए आप कीजिएगा ऐसे, तो एक साथ दो आपको बैकटिक देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिएगा। ये कंपलसरी तौर पे इसको देना है, ठीक है। अब H1 वाला जो भी चीज़ें था उसको मैंने कहाँ पे रख दिया है, हेडिंग में रख दिया। अब इसी हेडिंग नाम का हम यहाँ पे हम अपना टैग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है हेडिंग, और इसके अंदर में हमने लिखा है लर्निंग स्टाइल्ड कंपोनेंट, इस तरीके से हमने लिखा है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग स्टाइल्ड कंपोनेंट्स आपको दिखा रहा है। अब आप बताइए कि क्या हमने यहाँ पे तो H1 टैग नहीं लिखा, यहाँ पे तो हमने हेडिंग लिखा, और यहाँ पे कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा, हमने कुमार लिख दिया था, ठीक है। ऐसा अगर मैंने लिख दिया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको टैग बना देना है। कुमार लिख दिया, और इसी के अंदर में हमने ये कंटेंट को यहाँ से कट करके हमने यहाँ पे रख दिया है, और इसको अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो H1 वाला सारा प्रॉपर्टीज जो है इस कुमार के पास मिल चुका है, और इसी कुमार को मैंने यहाँ पे बना दिया है। आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से जो काम हम कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे H1 आप बना दिया। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया है H2 टैग, ठीक है। तो H2 टैग करने का मतलब क्या, उससे फॉन्ट का जो साइज है वो उससे छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा हो चुका है। आप इसको चाहते हैं पैराग्राफ बना देना, आप क्या करोगे, यहाँ पे S2 की जगह पे आपने P लिख दिया, तो P भी लिख दिया, ये देखो पैराग्राफ बन चुका है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे आप अगर इसको कोड अगर कोई देखेगा तो यहाँ पे देखिए कुमार नाम का कोई टैग है क्या, आप देख सकते हैं, लेकिन ये कुमार नाम का टैग है। और यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा उसी को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, और उसके थ्रू ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने अभी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे H1 टैग रखता हूँ, और फिर यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं क्या, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कि स्टाइल्ड कंपोनेंट इस तरीके से अगर आप यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ और देखिए आप, अगर आपको इसमें कुछ स्टाइलिंग करना होगा, कैसे स्टाइलिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बैकटिक पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। जो बैकटिक है, जो मैंने एक बार बैकटिक दबाएंगे दो ऑटोमेटिक दोनों आ जाएगा। दोनों के बीच में एंटर प्रेस कर देना है, ध्यान रखिएगा लास्ट में सेमीकोलन जरूर होना चाहिए। अब इसी को मैं कुछ स्टाइलिंग ऐड करना चाहूँगा। तो स्टाइलिंग को हमें कैसे ऐड करना होगा, यहाँ पे कंपलसरी तौर पे बिल्कुल जो जैसे CSS में हम स्टाइलिंग करते थे सेम उसी तरीके से करना है। और जैसे मान लीजिए कि मैं इसका कुछ कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। कलर हमने यहाँ पे दे दिया है, रेड दे दिया है, सेमी कॉलन देना है। इसके बाद यहाँ पे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर ऐसे दे दिया। तो CSS में हम ऐसे लिखते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर ऐसे लिखते हैं। कैमल केस का भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और फिर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है, ब्लू दे दिया है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट और डैश देते हुए यहाँ पे अलाइन कर देंगे। और इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे सेंटर पे, लास्ट में सेमी कॉलन देंगे। तो इसी तरीके से हम CSS में हम लिखा करते थे। इसको हम सेव करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे जो है इसको कलर जो है इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पे वाइट रखते हैं, देखने में अच्छा दिखेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है, इसके साथ साथ टेक्स्ट का कलर भी आ चुका है, सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो सारा काम यहाँ पे इस तरीके से आप करते हैं। ये कम्प्लीटली जावा स्क्रिप्ट का कोड हो गया। यानी जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग के थ्रू ही हमें कोई एक्सटर्नल CSS वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी आप जहाँ भी चाहें रीयूज़ आप कर सकते हैं। रीयूज़ कैसे कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी करके मैंने नीचे रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी कंपोनेंट्स 1 कर देता हूँ, कंपोनेंट्स 2 कर देता हूँ। तो आप नीचे इसको जितनी बार यहाँ पे यूज़ करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। क्या आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ बार बार लिखना होगा, आंसर है नहीं लिखना होगा, क्योंकि वही आप टैग यहाँ पे यूज़ आप कर रहे हो। जो भी प्रॉपर्टीज़ था हमने ऊपर यूज़ कर दिया, जो भी स्टाइलिंग करना था सारा चीज़ मैंने ऊपर कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको आउटपुट प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं।
आप इमेज में कर लेना चाहें, इमेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फिर इसमें कुछ चेंजेस करूँगा तो और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्टाइलिंग भी यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट। समझ में आ रहा है क्या? स्टाइल्ड कंपोनेंट, इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कुछ इमेज के साथ काम करना, अभी यहाँ पे फिलहाल इसको मैं निकाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ मैं, एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल, ऐसे हमने नाम दे दिया है। और आउटपुट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर उतना अच्छा देखने में नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी क्या मैंने कर दिया, कलर हमने रखा है, क्या हो गया, कुछ तो मिस्टेक किया हमने क्या, कलर वाइट यहाँ पे कर दिया है। सब कुछ तो सही है, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। अपडेट भी तो ले लिया है यहाँ पे। कंट्रोल सी कर दिया। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से ज़रूर कीजिए, कंट्रोल सी करने के बाद फिर से इसको एक बार रन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको कलर को ब्लू कर देते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर एक एक H1 टैग ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इमेज को रखना चाहता हूँ, और इमेज को भी मुझे स्टाइल्ड कंपोनेंट में के ही थ्रू हमें रखना होगा। तो कैसे रख सकते हैं, तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल आपको लेना है, एक इमेज लेना है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जो कोडिंग किया है, ये एक एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम पहले उसको दूसरा तरीका को भी हम समझ लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पैराग्राफ में लेना चाहूँगा, ठीक है। तो एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, पैराग्राफ का नाम दे दिया माई पैरा। लेकिन एक बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का जो नाम आप लेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कंपलसरी तौर पे कैपिटल ही रखिएगा, ठीक है। नहीं तो एरर दिखाएगा। मैंने यहाँ पे दे दिया है माई पैरा, ठीक है। माई पैरा रखता हूँ, उससे बेटर है यहाँ पे एक और दे दिया, हेडिंग नाम दे दिया हूँ, ठीक है। और हेडिंग में मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे स्टाइल डॉट H2 में रखता हूँ। और यहाँ पे बैकटिक जो पहले यूज़ किया करते थे, बैकटिक अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फंक्शन साइन यूज़ कर देना है। और आपको फंक्शन साइन यूज़ करने के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और एंटर कुछ इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ पे जो आप कोड करेंगे, ये जो हो जाएगा, ये जिस तरीके से आपने यहाँ पे CSS में इस तरीके से यूज़ करते हैं, कलर लिखा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा। अब यहाँ पे जो होगा, ये सारा चीज़ आपको ऐसे लिखना होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कलर, ठीक है। कलर यहाँ पे मैंने दे दिया है ब्लू, तो यहाँ पे डबल कोट आप यूज़ कीजिएगा, ब्लू। और यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर हमने सेमी कोलन यूज़ किया था, यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है कंप्लीटली ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन करना हो या बैकग्राउंड देना हो, फिलहाल अगर जस्ट हम यहाँ पे ब्लू करके छोड़ दिया हूँ, चलेगा यहाँ पे। अब आप देखिए, अभी नाम हमने क्या रखा है, हेडिंग रखा है। तो आप यहाँ पे कुमार के जस्ट नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैंने रख दिया है क्या, हम रखेंगे नाम, रखेंगे, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे जो हेडिंग है H स्मॉल में नहीं होगा, कैपिटल में रखिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल में काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे आते हुए आपको करना है क्या, हेडिंग। और यहाँ पे आप क्या नाम लिखना चाहते हैं, वो आप नाम यहाँ पे दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है निशांत कुमार, मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि अगर आप इस तरीके से यूज़ आप करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर बैकटिक यूज़ करते हैं, तो आप जिस तरीके से CSS में आप जिस तरीके से आप स्टाइलिंग करते थे, उस तरीके से करना है। लेकिन जैसे देखो, अभी आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट का अलाइन करना होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, आप टेक्स्ट और अलाइन ऐसा वाला लिखना है।
कैमल केस वाला, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप बैकटिक यूज़ करेंगे तो जैसे नॉर्मल सीएसएस में हम लोग टेक्स्ट अलाइन के बीच में एक हाइफन दिया करते थे, वो आपको देना है। और दूसरा कि यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन यहाँ पे देते हैं जब नॉर्मल सीएसएस यूज़ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट के अंदर में अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट की तरह, तो वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन फिर कोलन आपको देना है। बट यहाँ पे आपको फिर से आपको यूज़ कर देना है क्या, यहाँ पे डबल कोट के अंदर सेंटर आपको करना है। नीचे अगर और भी अगर कंटेंट अगर आप लिखते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ को आप ऐड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कॉमा देंगे आप। ठीक है, आउटपुट आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। राइट, तो दोनों ही सिंटैक्स को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। तो पहले इसको भी मैं आपके लिए सेव कर दूँ। तो दोनों में डिफरेंस, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ आप कर सकते हैं। तो इसका नाम मैं देता हूँ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स 2, इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कंसेप्ट्स कि अगर मुझे यहाँ पे एक इमेज को ऐड करना है, और फिलहाल टेक्स्ट अलाइन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझने में लगे, आसानी लगे। बस सिंपल है, यहाँ पे आपको डबल कोट यूज़ नहीं करना है, यानी ब्लू जो कलर है उसको डबल कोट के अंदर नहीं रखा है। अगर आप नॉर्मल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं देन यू हैव टू यूज़ द डबल कोट, और उसके अंदर में ही चीज़ों को रखना है। यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया है, यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है, बस इतना सा डिफरेंस है। फिलहाल हम टेक्स्ट अलाइन हम नहीं रखेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। लेकिन इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक इमेज को हम ऐड करना चाहते हैं। अब इमेज को हम ऐड कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले इमेज को ऐड करना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है इमेज टैग यूज़ करना होगा। हम आईएमजी टैग हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो हम आईएमजी टैग अगर यूज़ नहीं करें तो हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर से मैंने एक और कांस्टेंट हमने बना लिया, मैंने दे दिया यहाँ पे ई एम पी इमेज आई एम जी, ऐसे ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे बनाया। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्टाइल्ड लिखना है आपको। डॉट इमेज बनाने के लिए आपने टैग यूज़ करते हैं आई एम जी, बस आई एम जी, ये जो टैग है ये एच टी एम एल का टैग है, आई एम जी आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आपको कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट वाला चीज़ों को फॉलो करना होगा, और बैकटिक यूज़ करते हैं तो सी एस एस वाला फॉलो करना होगा। नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ कीजिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है वो आपको यहाँ पे दे देना है। मान लीजिए कि मैं इमेज का जो विड्थ है देना चाहता हूँ, तो हम कैसे लिखेंगे, डबल कोट के अंदर में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया है 400 पिक्सल, हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, बस एक प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने। अब हमारा जो टैग होगा उस टैग का नाम क्या हो जाएगा, ई एम पी आई एम जी। इसी को कॉपी कीजिए, इसको कहाँ पे रखना है, मैं चाहता हूँ इसको रखना इस हेडिंग के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको टैग बना दीजिए इस तरीके से। राइट, अब यहाँ पे ये लिखने के बाद अब हमें इमेज का जो नाम देना है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, एस आर सी, जो भी चीज़ें आपको लिखना है वो चीज़ों को आप यहाँ पे भी ऐड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखिए आप चाहें तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं एस आर सी इक्वल्स टू, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, है ना। एस आर सी, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे आते हुए एस आर सी इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँ क्योंकि ये कॉमनली हम करेंगे। तो यहाँ पे एस आर सी इस तरीके से यूज़ अप कर लेंगे, और इमेज का जो भी नाम होगा उसको हम यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इमेज कुछ है क्या, हमने तो रखा नहीं है इमेज को। तो एक इमेज हम कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं। मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पे एक कुछ इमेजेस में रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे रखा है, ये सभी इमेजेस को मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़ कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज को कंट्रोल ए कर दिया है, और इसको उठा के डायरेक्टली यहाँ से भी हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके इस पब्लिक वाला जो फोल्डर है यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं ई एम पी वन डॉट जे पी जी, ई एम पी 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्या, ई एम पी 1 डॉट जे पी जी। यहाँ पे देखिए इफ जो फर्स्ट वाला है ई एम पी 1 डॉट जे पी जी, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे
अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया होगा, क्योंकि हमने इसको अलग से फाइल को लिंक किया है। यहाँ पे देखते हैं ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। तो जैसे ये बंद हो जाए, जिसको क्या करना है, सबसे पहले तो सीडी लगाना ज़रूरी है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। फिर प्रो वन करना है, और सीडी प्रो वन किया, क्या हो गया, नहीं ऑलरेडी हम प्रो वन में ही थे। हाँ ठीक है, प्रो वन में ही थे। तो प्रो वन में है, तो हमें करना क्या होगा, एन पी एम रन डी ई वी, और फिर हम एंटर हम करते हैं। एंटर करने के बाद ये रन हो चुका है, और इसको हम एक बार रीलोड हम करते हैं। अभी आप देखते हैं कि एक इमेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इस इमेज का जो है, हम कुछ फर्स्ट इमेज हमने ले लिया है। इस इमेज का जो है कुछ यहाँ पे, कोई यहाँ पे जो इमेज हमने लिया है, किसी एक लड़की का इमेज है। तो यहाँ पे कुछ एक हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं यहाँ पे, श्री सिंह, कुछ भी एक नाम दे दिया, ठीक है। और ऐसे हमने सेव कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज आ चुका है, नीचे जो है उसका नाम आ चुका है। अब ये जो हमने श्री सिंह को जो लिखा है, इसके नीचे मैं लिखना चाहता हूँ कि इसका क्या डेसिग्नेशन है। उसके लिए एक पैराग्राफ यूज़ करना है। तो हम सेम उसी तरीके से करेंगे। अब आप लोग बताइए मुझे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ करना है, हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको सबसे पहले ऊपर आ जाना है, यानी कांस्टेंट हमने ये बना दिया था, हेडिंग बना दिया था, और हेडिंग हेडिंग के बाद इमेज भी रखा था। अब आप यहाँ पे ये कीजिए, इमेज थोड़ा सा बड़ा है, इसको 300 पे रखें तो सही लगेगा। अब थोड़ा सा सही है इमेज, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसी इमेज के नीचे कांस्टेंट रखा। अच्छा, मैं एक माई पैरा करके एक बनाया था, डिलीट कर दिया मैंने इस साइड, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बनाया बनाया माई पैरा इक्वल्स टू, लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, पी टैग यूज़ करते हैं। ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और अब यहाँ पे हम माई पैरा को नीचे यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ पे हमने हेडिंग लिखा था नाम, उसके जस्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पे हमने इसको रख देंगे। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कौन है, इसका डेसिग्नेशन क्या है। तो मैंने लिख दिया ये वेब डेवलपर है। और अब अगर इसको सेव करते हैं, आउटपुट देखिए, यहाँ पे वेब डेवलपर आपको दिखा रहा है। साथ में मैं इसका एक्सपीरियंस भी दिखाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे इसी माई पैराग्राफ का ही यूज़ हम करेंगे, और नीचे आके कंटेंट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि एक्सपीरियंस जो है इसके पास 5 years का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुका है, ये नाम हो गया, ये क्या डेजिग्नेशन है वो आ चुका है, नीचे उसका एक्सपीरियंस भी दिखा दिया मैंने। यहाँ पे एक हम बटन बनाना चाहते हैं, और वो भी बटन हम स्टाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू बनाएंगे। आप लोग अब बता सकते हैं क्या, हम कैसे हम बना सकते हैं बटन। तो हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, सबसे पहले तो ऊपर आना है, ठीक है। ये माई पैराग्राफ बना लिया था, नीचे आएंगे, कांस्टेंट मैंने दे दिया कि माई बटन, ठीक है, इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टाइल डॉट, बटन के लिए हम क्या टैग यूज करते हैं, BUTTON, ये बटन के लिए यूज हम करते हैं टैग, जो HTML में यूज करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंटर, ठीक है। ये हमारा बटन बन जाएगा। अब अगर ये बटन बनता है तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और यही अब मैंने बटन का क्या नाम रखा है, माई बटन, इसको हम यहाँ पे टैग की तरह यूज हम करेंगे, और इसको ऐसे कर देंगे। और कंटेंट क्या दिखाना है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल कुछ इस तरीके से। अगर आउटपुट आप देखेंगे, नीचे एक बटन बन चुका है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फिलहाल अभी इसमें हम कोडिंग नहीं किया, आने वाले सेशन में हम करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसका कंप्लीट डिटेल, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ की है, ईमेल आईडी डिटेल, सारा चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन बटन जो है उतना अट्रैक्टिव है नहीं, तो बटन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव अगर हम बनाना चाहें, तो हम कैसे हम बटन को बना सकते हैं। तो बटन के लिए हम यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे जस्ट क्या दिखाना है फाइनल यूज़र को, उस पे हमें काम करना है। तो देखिए यहाँ पे बटन है, अब इसी के अंदर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या स्टाइलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग आप कर दीजिए। बटन के लिए मैंने बोल दिया कि देखो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर जो होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको, बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आ, इसका ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्लू कलर हो जाएगा। कलर जो होगा, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होना चाहिए ब्लू पे वाइट अच्छा दिखता है।
वाइट होना चाहिए, ठीक है। और इतना करके देखते हैं पहले कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आप इसमें पैडिंग मार्जिन ये सब लगा दें, जो आपने सीएसएस में सीखा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा कंसेप्ट, आप वो सब चीज़ें को समझते होंगे। आप पैडिंग जानते होंगे, पैडिंग जो है यहाँ पे मैंने कर दिया है 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। दो देने का मतलब टॉप और बॉटम से 10 और लेफ्ट राइट से 20, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। आप देख सकते हैं बटन थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन चुका है। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, बॉर्डर हटा देंगे तो बटन जो है तो काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर को कर दीजिए आप क्या, नन। नन लिखने का मतलब बॉर्डर खत्म हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर हट चुका है। लेकिन जो चारों तरफ से जो आप कॉर्नर जो आप देख पा रहे हैं वो काफ़ी शार्प देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ उसमें रेडियस डाल दूँ तो ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, रेडियस डाल दीजिए, बॉर्डर डायरेक्टली रेडियस मत लिखिएगा, आपको लिखना है BR। BR लिखेंगे तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दिखेगा, यस दिख जाएगा। यानी अगर दो टर्म से मिला हुआ चीज़ें हैं तो उसको सर्च करना मुश्किल होगा, वो पूरा टाइप भी नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्टकट BR लिखा तो B से बॉर्डर, R फॉर रेडियस, उस और सब इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस जो है हमने दे दिया है कितना, 5 पिक्सल रखते हैं। 5 पिक्सल हम यहाँ पे देते हैं और इसको सेव करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे कर्व जैसा आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें क्या, 5 को हम अगर कर देते हैं 7, तो ये ज़्यादा बेटर एक बटन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोफाइल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक चीज़ और हम कर दें कि एक डिव ले लेते हैं और उस डिव के अंदर ये सभी चीज़ों को हम रख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, सबसे ऊपर ले लेते हैं, कहीं भी आप रख रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है कांस्टेंट, और मैंने बोल दिया क्या, मेन डिव ये वाला है। और इस डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टाइल्ड, नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्टाइल्ड आना चाहिए। डॉट डिव हम ऐसे लिखते हैं, DIV से हम यूज़ हम करते हैं। ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बस यहाँ पे आप इस तरीके से कर दें और इसी मेन डिव को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और कॉपी करते हुए अब देखिए, अब यहाँ पे जितना भी चीज़ें मैंने रखा है ना, सबसे ऊपर क्या रखा है मैंने, इमेज। इमेज से लेके ये सारा चीज़ तक इमेज है, यहाँ पे नाम है और दो हमने पैराग्राफ यूज़ किया था, बटन यूज़ किया था, उस सभी चीज़ों को उसके अंदर रख देंगे। यानी इमेज वाला चीज़ें यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हमने इसको रख दिया है, एंटर करेंगे। और ये जो क्लोजिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्लोजिंग कहाँ करेंगे, पूरा जो हमारा बटन खत्म हो रहा है नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग वाले को रख देंगे। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा उसको समझिए। ये एक डिव हमने यहाँ पे रख दिया। आप देखिए, अब क्या करते हैं कि इस डिव के अंदर में, अब इस डिव में हम थोड़ा सा स्टाइलिंग हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर कोलन, सपोज मैंने 5 पिक्सल सॉलिड, कौन सा कलर दे दूँ, रेड कलर, रेड कलर दे के देखते हैं, ठीक है। रेड कलर का हमने दे दिया है, बॉर्डर दे दिया है। और विड्थ जो है हमने दे दिया है 400, 400 नहीं रखता हूँ, 300 पिक्सल, जितना इमेज का लिया था, इमेज का हमने रखा था 300, उतना ही मैं इसका भी रखता हूँ, 300 पिक्सल हमने कर दिया है। और बस यहाँ पे देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं कुछ इस तरीके से इसका पूरा ऊपर इमेज आ चुका है। यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर इतना भी पार्ट को अगर आप चाहें तो इसको सेंटर में अलाइन आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उसको कैसे कर लेंगे, जस्ट आपको एक ही चीज़ आपको ऐड करना होगा, आ, जिस चीज़ को आपको सेंटर में रखना है। देखिए, हेडिंग को सेंटर में रखना है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे आप कर दीजिए सेंटर, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि पैराग्राफ को भी वही चीज़ आप डाल दें तो वहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। और बटन तो नहीं होगा, बटन के लिए कुछ और करना होगा हमें, ठीक है, देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये एक इमेज आ चुका है। इसको अगर आपको सही करना होगा तो इसको एक डिव के अंदर में रखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, उसको भी आप करके आप बताइएगा कि इसको आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कैसे रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बटन मैंने लिया है ना, इस बटन में एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, मार्जिन ऐड कर देता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉपर देखने को मिलेगा। मार्जिन हमने यहाँ पे दे दिया है 5 पिक्सल,
देखते हैं 5 पिक्सल में कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा आप देखते हैं इधर से हट चुका है। इसी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल। 10 पिक्सल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एम्प्लॉय 1 का डिटेल हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपको ऐड कर दूँ कि देखिए अभी जो नॉर्मल कर्सर है वही नॉर्मल कर्सर यहाँ पे जा रहा है। अगर आपका कर्सर का स्टाइल चेंज करना होगा, आप क्या कीजिए, जो बटन वाला जो हमारा था, बटन यहीं पे हम काम कर रहे थे, बटन यहाँ पे एक आता है कर्सर, CURSOR, कर्सर। कर्सर का स्टाइल आपको कैसा चाहिए, तो उसको आप बोल दीजिए पॉइंटर। तो ये पॉइंटर ऐड करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा यूज़र को। अभी देखो, अभी नॉर्मल कर्सर है, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, अभी नॉर्मल कर्सर है। जैसे हम यहाँ पे बटन पे जाएंगे तो देखो ये फिंगर बन जाएगा है, इस तरीके से फिंगर बन रहा है, इसको पॉइंटर कहते हैं। इस बटन से बाहर आएगा तो नॉर्मल बन तरीके से हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, ठीक है। और अभी अगर मल्टीपल हमें यहाँ पे डेटा को अगर ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे और भी एम्प्लॉय का डेटा हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो कुछ भी हमने जो डिव हमने मेन डिव जो बनाया हुआ था, उस डिव के अलावा एक और डिव हमें बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, उसको आपको वो भी बता दूं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और कांस्टेंट, और इसका नाम दे दिया माई डिव इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्ड डॉट, यहाँ पे डिव लिखा, नॉर्मल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग फिलहाल उस क्या मीनिंग होगा उसको हम समझाएंगे बाद में, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें। लेकिन अभी नाम रख क्या रखा है मैंने, माई डिव। अब इस माई डिव के अंदर में जो हमने माई डिव एक और बनाया था, ये वाला मेन डिव, इस मेन डिव जो होगा, ये मेन डिव इस माई डिव के अंदर आ जाएगा। उसको हम रखेंगे, कैसे रखेंगे आप बताइए। देखिए यहाँ नीचे हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा ये मेन डिव है, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग रखेंगे माई डिव, और इसको हम लोग यहाँ से कट करके और इस मेन डिव के नीचे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो माई डिव जो है, एक्चुअली इसका नाम मेन डिव देना चाहिए था, बट आप समझ लीजिए। माई डिव जो है वो सबसे मेन डिव है, और उसके अंदर में मेन डिव है, उसके अंदर में सारा चीज़ मैंने इमेज हेडर नाम वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह सब वहाँ पे ऐड किया है। अब आप क्या करते हैं कि अब हम मैं चाहता हूँ आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं हो, सेम उसी तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो भी माई डिव है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से पूरा मैं बोलूँगा कॉपी करने के लिए, शॉर्टकट क्या कीजिएगा, जैसे लाइन नंबर 41 पे आएंगे ना, एक छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए ये सिमट के आ चुका है। बस इसको कॉपी करना आसान होगा, राइट ना। इसको कॉपी कर लीजिए, नीचे पेस्ट कर दीजिए, नीचे पेस्ट कर दीजिए, 3 बार पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट देखिए, वही चीज़ यहाँ पे ऊपर है, नीचे भी आ चुका, यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब एक्स्ट्रा डिप मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो हमने अभी जो माई डिप बनाया उसी के अंदर में तीनों चीज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको एक लाइन में लाने के लिए, मैंने उसके लिए आपको बताया था डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हैं, फ्लैक्स टॉपिक पढ़े होंगे आपने। तो आपको क्या करना होगा कि हमारा ऊपर जो है माई डिव, बस इसी माई डिव के अंदर यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले कोलन, और यहाँ पे यूज़ कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है। तो एक सेकेंड, माई डिव में ही लिखा ना फ्लैक्स, माई डिव डिस्प्ले कोलन फ्लैक्स, यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ, आ नहीं रहा है, ये एक के सामने एक आना चाहिए था। आप लोग भी बताइए कुछ मिस्टेक मैंने किया है क्या। माई डिव माई डिव माई डिव कहाँ पे है, हमने, एक सेकेंड, माई डिव हमने यहाँ पे रखा, और माई डिव हमारा, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया गलत हो गया, माई डिव को ही मैंने इसी के अंदर रख दिया था। हम माई डिव एक ही रहना चाहिए था एक्चुअली में, और उसके अंदर में मेन डिव रहना चाहिए था। माई डिव यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट हो गया, वो मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, माई डिव जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, माई डिव यहाँ भी नहीं होना चाहिए था। माई डिव जस्ट एक ऊपर होता और एक सबसे लास्ट में होता, तो ही काम करेगा, ठीक है। ये हमने मिस्टेक किया है। अब देखिए माई डिव यहाँ पे है, और एक जो होगा क्लोजिंग वाला यहाँ पे है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो एक के सामने एक आ चुका है, लेकिन अभी भी बीच में स्पेस नहीं है, तो सभी एम्प्लॉय के बीच में स्पेस भी तो होना चाहिए, काफ़ी क्लोज क्लोज सही नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अभी जो हमारा माई डिव हमने जो ऊपर बनाया हुआ था, इसी के अंदर यहाँ पे आप मार्जिन इसमें नहीं डालिए, मार्जिन इस वाले में डाल दीजिए। यहाँ पे जो है मार्जिन डाल देंगे, फॉर एग्जांपल हमने 10 पिक्सल का एक मार्जिन यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देखते हैं बीच में आपको हर जगह स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय का जो फोटो है एक ही एम्प्लॉय का मैंने हर जगह यूज़ कर दिया, तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। हमने EMP1 को डिस्प्ले किया है, तो यहाँ पे आके आपको एम्प्लॉय का जो नाम था हमने कहाँ पे यूज़ किया था, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 46 में EMP1.jpg किया था। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जस्ट हम 2 कर देंगे, और इसका नाम हम चेंज कर देंगे। पहले इमेज को रेंडर करवा लेते हैं, यहाँ पे 3 कर दिया, 3 ही था, ठीक है। चलिए देखिए आ गया, 3 अलग अलग आ गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे श्री कर दिया है, यहाँ पे प्रिया कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया है, एनी कर दिया है, कुछ इस तरीके से। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एक एम्प्लॉयज़ का प्रोफाइल, यहाँ पे बटन भी बना दिया है, बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। बट फिलहाल यहाँ पे हमने जस्ट डिज़ाइन आपको समझाने की कोशिश किया है कि स्टाइलिंग हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस कंसेप्ट से समझ में आया होगा। तो ये जो होता है, हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट में जब भी रिएक्ट पे काम करते हैं तो या तो एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, या तो स्टाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सिक्योर भी होता है, क्योंकि आपने सारा चीज़ जो है यहाँ पे बना के इसमें स्टोर कर दिया, नीचे आप अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी, ये नाम तो कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुमार नाम का एक टैग हमने बना दिया, और उसमें H1 का प्रॉपर्टीज डाल दो। जो भी चीज़ें करना आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और ये जो है मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया कि आप कैसे बना सकते हैं। और सेशन थोड़ा लंबा हुआ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसी चीज़ को पहले जस्ट एक छोटा सा H1 टैग को लेके समझाने की कोशिश किया। उसके बाद फिर मैंने जो है H1 टैग, S2 टैग, इमेज, पैराग्राफ, बटन, सब कुछ करके आपको बताने की कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए अच्छी तरीके से समझ में आया क्या। तो बस आज हम इतना ही रखेंगे।